सभी भाइयों को पुनः राम राम। आज शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट दूसरा। ठीक है, यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट दूसरा शुरू करेंगे। और इसे शुरू करने से पहले एक अपील है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि जो नए वीडियो हैं आपको फटाफट मिलते रहें। और अगर आपकी कोई समस्या है तो उसे बताने का कष्ट करें कमेंट बॉक्स में, जिससे कि उसे हल किया जा सके। ठीक है, चलिए भाई साहब चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो प्रैक्टिस सेट दूसरे में सामान्य हिंदी पहले है। क्या है? सामान्य हिंदी। ठीक है, तो सामान्य हिंदी में देखते हैं निर्देश 1 से 5 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देश की हित चिंता में जिसने शरीर पर थोड़े से वस्त्र रखना ही अपना कर्तव्य समझा, जो क्षीणकाय होकर भी महान आत्मा का स्वामी था, उस मोहनदास करमचंद गांधी को हमारा नमस्कार हो। वही महात्मा था, वही राष्ट्रपिता था। नए भारत के निर्माण में जो कार्य उसने किया है वह स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है। उस महान आत्मा की भौतिक देह पिस्तौल की गोलियों से 30 जनवरी 1948 को समाप्त हो गई। सत्य अहिंसा के पुजारी उस महात्मा को हमारा प्रणाम है। महात्मा गांधी जयंती प्रणाम है। गांधी जयंती गांधी का जन्मदिवस है। यह प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, मोहनदास महान आत्मा का स्वामी कौन था? ठीक है, महान आत्मा का स्वामी कौन था? तो मोहनदास करमचंद गांधी थे। ठीक है, कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी थे। चलिए आगे, गांधी जयंती कब मनाते हैं? तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को मनाते हैं। और इस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो विश्व अहिंसा दिवस। ठीक है, इस दिन को किस रूप में मनाते हैं? तो विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, बापू को जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था? 2 अक्टूबर। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? तो पोरबंदर के। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात। कहाँ पे? गुजरात। ठीक है, पोरबंदर गुजरात। कब हुआ था? तो 1869 में। कब हुआ था? 1869 में। ठीक है, याद रखिएगा। उनके पिताजी का नाम क्या था? मोहनदास था। क्या था? मोहनदास। चलिए आगे, और एक बात इनसे संबंधित और कि इन्हें महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। चलिए, क्षीणकाय का अर्थ क्या होता है? क्षीणकाय यानी कि जिसका शरीर दुबला पतला होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्षीणकाय। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। चौथा नंबर, सत्य और अहिंसा किसके हथियार थे? तो गांधी जी के थे। किसके थे? गांधी जी के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5वां नंबर, गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य लिखे गए हैं इतिहास में, संविधान में, स्वर्णाक्षरों में, पुस्तकों में। तो किसमें लिखे गए हैं? स्वर्णाक्षरों में लिखे गए हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 6ठा नंबर, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? ठीक है, किस अलंकार का लक्षण है? तो यह कौन सा है? तो अनुमान अलंकार है। कौन सा है? अनुमान, यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अनुमान अलंकार में क्या होता है कि प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 7वां नंबर, जायसी किस धारा के कवि थे? कौन?
जायसी, ठीक है, जो जायसी थे वो किस धारा के कवि थे? तो जायसी कैसे थे? तो प्रेम मार्गी, ठीक है, कौन किस धारा के थे? तो प्रेम मार्गी भक्ति धारा, प्रेम मार्गी, ठीक है, धारा के कवि थे। किस धारा के कवि थे? तो प्रेम मार्गी। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और ये किस परंपरा से अगर संबंधित रखते ये पूछा जाए तो सूफी परंपरा। कौन सी परंपरा बेटा? सूफी परंपरा से संबंधित रखते थे। चलिए आगे देखते हैं 8वां नंबर। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? ठीक है, चलिए देखते हैं। खीर, क्षीर, ठीक है, खीर का क्षीर, तो क्षीर सही है ये, आप मतलब क्षीर को खीरी बोलते हैं, ठीक है। दुग्ध, दुग्ध का दूध, ये भी सही है। घृत का घी, ये भी सही है, लेकिन दही का दधी नहीं सही है, ठीक है। दही के क्या होता है? दधी होता है। क्या होता है? दधी, ठीक है। दधी, दधी का क्या होता है? दही होता है, ठीक है। ये कौन सा शब्द है? तत्सम है। क्या है? तत्सम। और ये क्या है? तद्भव है। क्या है? तद्भव, ठीक है। तो दधी, दधी का तद्भव क्या होता है? दही होता है। यानी कि ये जो ऑप्शन है वो क्या है? त्रुटिपूर्ण है। बाकी सारे क्या है? सही है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर पे देखते हैं। 9 नंबर पे क्या है? निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? डा, ठीक है, डा, ढा, ज्ञा, अंगा, ठीक है, डा, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? तो अगर संयुक्त व्यंजन की बात करें तो इसमें जो ज्ञा है, क्या है? ज्ञा, ज्ञा क्या है? एक संयुक्त व्यंजन है। इसके अलावा कौन सा होता है? तो छा, ठीक है, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये चार क्या है? संयुक्त व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। याद रखिएगा इस संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ठीक है। छा किससे बनता है? अगर ये आपसे पूछा जाए तो आधा का प्लस खा खटकोण से क्या बनता है? छा बनता है। और जो त्रा बनता है, त्रा किससे बनता है अगर पूछा जाए तो शरीफा वाला आधा शाह प्लस रा से मिलकर के बना होता है। सॉरी, ये किसका है? एक मिनट रुकिएगा। अगर त्रा का पूछा जाता है तो ता आधा और रा से मिलकर क्या बनता है? त्रा बनता है। क्या बनता है? त्रा, ठीक है। और ज्ञा की बात करें तो ये किससे बनता है? आधा जा प्लस इया से, ठीक है। इससे क्या बनता है? ज्ञा। और स्रा की बात करें तो ये बनता है आधा सा शरीफा प्लस रा, ठीक है। ये कैसे व्यंजन है? तो याद रखिएगा ये चारों संयुक्त व्यंजन है। किससे मिलकर बने होते हैं? छा बना होता है का और खा से, और ता किसे बना होता है? ता और रा से त्रा बनता है। जा और इया से ज्ञा बनता है। शरीफा सा और रा से स्रा बनता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं आगे 10वां नंबर। निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है, ठीक है, निम्नलिखित से दंत्य ध्वनि है। तो ऑप्शन है का, छा, ता और पा, ठीक है, ता। तो इसमें जो दंत ध्वनि है वो कौन सा होती है? ता वर्ग। कौन सा होता है? ता वर्ग, ठीक है। ता वर्ग क्या होते हैं? तो ता वर्ग दंत ध्वनि होती है। कौन सी होती है? तथा इसमें एक चीज और होता है, सा भी क्या है? दंत ध्वनि है। सा भी क्या है? दंत ध्वनि है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि सा भी दंत
ध्वनि होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ? तो कवि बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। और ये किसके कवि थे? तो राजा जयसिंह के। किसके दरबारी थे? राजा जयसिंह। ठीक है, किसके थे? तो राजा जयसिंह के थे। ठीक है, और इनकी रचना की अगर बात करें तो इनकी रचना है बिहारी सतसई। कौन सी है? बिहारी सतसई है। और ये किस काल के कवि थे? तो रीतिकाल के कवि थे। कब के थे? रीतिकाल। ठीक है, किस काल के थे? रीतिकाल के कवि थे। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, उस तपस्वी से लंबे थे देवदार, 2-4 खड़े में अलंकार है। ठीक है, उस तपस्वी से लंबे थे देवदार, 2-4 खड़े। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो क्या है, कौन सा अलंकार है? प्रतीत अलंकार है। कौन सा है? प्रतीत अलंकार है। ठीक है, जहां पर अगर आप समझें तो प्रतीत का अर्थ होता है उल्टा। प्रतीत का अर्थ क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, जहां प्रसिद्ध उपमान, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो जहां प्रसिद्ध उपमान को प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? प्रतीत अलंकार होता है। क्या है? प्रतीत अलंकार होता है। तो यही चीज इसमें कही गई है, उस तपस्वी से लंबे थे देवदार। ठीक है, उस तपस्वी से लंबे थे देवदार, यानी कि प्रसिद्ध उपमान यानी कि देवदार को उपमेय यानी तपस्वी को उपमान मानकर वर्णन किया गया है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? प्रतीत अलंकार होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अष्ट का तद्भव रूप है। अष्ट का तद्भव रूप है। तो अष्ट का मतलब क्या होता है? 8 होता है। क्या होता है? 8 होता है। ठीक है, क्या होता है? 8 होता है। जबकि अगर 80 की अगर आप बात करें तो 80 का होता है असीत, अशीति। ठीक है, असीत का तद्भव क्या होता है? 80 होता है। ठीक है, और 18 की अगर बात करें तो अष्टादश। अष्टादश, अष्टादश मीन्स क्या होता है? 18 होता है। क्या होता है? 18 होता है। ठीक है, और अष्ट तो यहाँ पे लिखा है, अष्ट का मतलब क्या है? 8 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भैया। 14 नंबर, जेते तुम तारे, जेते तुम तारे, तेरे नभ के नर ना तारे हैं। इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार का चयन कीजिए। चलिए अगर इसमें देखें तो तारे तारे, ठीक है, क्या आया है? तारे तारे, यानी कि एक शब्द का प्रयोग 2 बार होता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? यमक। यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? यमक। सही, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यमक अलंकार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्या कह रहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्ति में कौन सा रस है? ठीक है, कौन से रस की बात की गई है? तो इसमें अगर देखें तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरे ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट, यानी कि श्रृंगार की बात की जा रही। किसकी बात की रही? श्रृंगार की बात की जा रही है। किसके द्वारा? मीरा जी के द्वारा कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखें तो कौन सा रस होगा? तो श्रृंगार रस होगा। कौन सा रस होगा? श्रृंगार होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं
16 नंबर, गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? क्या है? गोबर गणेश यानी कि गोबर से निर्मित गणेश। ठीक है, अगर इसका समास विग्रह करें तो समास विग्रह में क्या आएगा? गोबर से निर्मित गणेश। ठीक है, गोबर से निर्मित गणेश। गोबर से निर्मित गणेश क्या होते हैं? तो यहाँ पर बात की गई है गोबर गणेश यानी कि गोबर से निर्मित गणेश। तो यहाँ पे क्या होगा? इस प्रकार के संबंध किसमें होते हैं? तो तत्पुरुष में होते हैं। किसमें होते हैं? तत्पुरुष में। अब तत्पुरुष में क्या है तो पढ़ेंगे तो संप्रदान के लिए। किसके लिए है? संप्रदान के लिए। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, संप्रदान के लिए। ठीक है, तो के लिए यानी कि गणेश जी के लिए प्रयोग किया जा रहा है गोबर गणेश, इसलिए संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए है। इसके अलावा आपको और भी उदाहरण दे देते हैं, जैसे डाक गाड़ी। डाक गाड़ी यानी कि डाक के लिए गाड़ी। ठीक है, तो ये क्या है? संबंध है। क्या है? संबंध है। संबंध तत्पुरुष है। इसके अलावा गंगा तट क्या है? गंगा तट यानी गंगा का तट। तो यहाँ पे क्या है? अधिकरण तत्पुरुष है। क्या है? अधिकरण तत्पुरुष है अगर गंगा तट की बात करें। ठीक है, और डाक गाड़ी की तो संबंध तत्पुरुष है। फिर इसके अलावा आप बीती क्या होता है? आप बीती। ठीक है, क्या है? आप बीती। इस प्रकार से आपको देख के रखना है सारे सब क्वेश्चनों को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? रहीमन चुप है बैठिए देख दिनन के फेर, जब नीक दिन आइए बनत न लगिए बेर। ठीक है, यानी कि रहीमन अभी चुप है, देख दिन के फेर यानी कि दिनों को देखते हुए बुरे दिन चल रहे हैं इसलिए वो चुप हैं। लेकिन जब अच्छे दिन आएंगे तो बनत लागी ना बेर, अच्छे दिन आने में देर नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? ठीक है, छंद की बात की गई है। तो इसमें देखें तो ये क्या है? एक आप यहां से इसकी मात्राएं, ठीक है, इसकी क्या निकाल लेंगे? मात्राएं। यहाँ पे क्या है? फर्स्ट फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट एक एक है। ठीक है, एक एक एक। ठीक है, इस प्रकार से मात्राएं लिख लेंगे तो कौन सा है? तो यह एक दोहा है। क्या है? दोहा है। क्या है? दोहा है। ठीक है, और दोहा क्या होता है? अर्ध सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है? अर्ध सममात्रिक छंद। क्या होता है? अर्ध सममात्रिक छंद होता है। और इसके प्रथम चरण और तृतीय चरण में 13 मात्राएं। कितनी मात्राएं? 13 मात्राएं, तथा चौथे और दूसरे में 11 मात्राएं। कितनी होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। तो ये क्या है? दोहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वार्तनी है। शुद्ध वार्तनी है। ठीक है, तो कौन सी शुद्ध है? चरमोत्सर्ग, चरमोत्सर्ग, चरमोत्सर्ग। यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये एकदम परफेक्ट लिखा है, बाकी सारी चीजें गलत लिखी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य खंडों में से कौन सा वाक्य खंड त्रुटिपूर्ण है? भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है।
कोई त्रुटि नहीं, कोई त्रुटि नहीं। चलिए यहाँ पे त्रुटि की अगर बात करें तो इसमें त्रुटि है, क्योंकि हमें पता है कि जो सर्वोत्तम शब्द होता है, सर्वोत्तम, ये किससे मिलकर बना होता है? सबसे और उत्तम, सबसे उत्तम को हम क्या बोलते हैं? सर्वोत्तम। यानी कि सर्वोत्तम के पहले सबसे आने का कोई अर्थ ही नहीं होता, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यही क्या है? त्रुटिपूर्ण है। क्या है? त्रुटिपूर्ण है। ठीक है। चलिए उपसर्ग को क्या कहते हैं? उपसर्ग को क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं, यानी कि शब्द का अंश कहते हैं। ठीक है। या इसी को और एक चीज बोली जाती है, अव्यय। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये भी क्या है? उपसर्ग को ही बोला जाता है। ठीक है, किसको बोला जाता है? उपसर्ग को बोला जाता है। वाक्यांश यानी वाक्य का अंश क्या कहलाता है? वाक्यांश कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। पवन, पवन शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है, पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो अगर इसमें देखें तो पवन क्या होगा? ओ धन अन। ठीक है, ओ धन अन, ये मिलकर के क्या बनता है? पवन होता है। यानी कि ए आई ओ आओ। ठीक है, ये सारे शब्द के बाद कोई स्वर हो तो इनके स्थान पर क्या लगाते हैं? ए आए ओ आओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर होता है तो इनके स्थान पर आई आए आओ आओ। ठीक है, ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी संधि है? तो इस प्रकार से होता है तो बोलते हैं अयादि संधि। कौन सी? अयादि। ठीक है, अयादि संधि। कौन सी संधि है? अयादि संधि है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर, जिस समास से पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं। ठीक है, जिसमें समान रूप से सभी समान होते हैं दोनों पद, उसे हम क्या कहते हैं? तो द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि माता पिता, माता पिता, माता पिता दोनों शब्द क्या है? प्रधान है। दोनों शब्द क्या है? प्रधान है। जैसे राजा रानी। ठीक है, राजा रानी, तो इसमें भी दोनों शब्द क्या हैं? प्रधान है। ठीक है, चलिए आगे द्वंद्व समास के अगर भेद की बात करें तो 3 भेद होते हैं इसके। इतरेतर, और समाहार, समाहार और वैकल्पिक। वैकल्पिक। ठीक है, ये क्या होते हैं? द्वंद्व समास के भेद होते हैं। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद होगा। 23 नंबर क्वेश्चन, तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद होगा। चलिए, तिरस्कार का होता है तिरह धन कार, तिरह धन कार। ठीक है, यह क्या है? अपवाद संधि है। क्या है? अपवाद संधि। ठीक है, याद रखिएगा ये क्या होता है? अपवाद संधि होता है। ठीक है, चलिए तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सॉरी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तिर्रिखा है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तिरह धन कार। ठीक है, चलिए पुरस्कार भी इसी के तरीके होता है, पुरस्कार। ठीक है, पुरस्कार तिरस्कार दोनों एक ही है। एक होता है नमस्कार,
नमः धनकार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर। तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। ठीक है, किसको चुनना है? तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनना है। कान्हा, कन्हैया, किशन, कृष्ण। तो कौन सा होगा? कृष्ण सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कृष्ण। ठीक है, तत्सम शब्द है। चलिए आगे है, वाक्यों के उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या अलावा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं, तो चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए। ठीक है, सही विकल्प चुनिए। चलिए 25 नंबर क्या है? समय को परखने वाला। ठीक है, समय को परखने वाला। इसमें देखें, समय को परखने वाला और समय की रंग से धैया, करोड़पति से भिखारी, अपेक्षा करने वाला। ठीक है, ये सारे शब्दों को हमें जोड़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समय को परखने वाला, रंग से धनाढ्य, रंग से धनाढ्य और समय की अपेक्षा करने वाला, करोड़पति से भिखारी, करोड़पति से भिखारी हो जाता है। यानी कि सबसे पहले 1 नंबर आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा? समय को परखने वाला, रंग से धनाढ्य, यानी कि रा आएगा पहला। ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं, बचा आपके पास ये दोनों रा है। रा के बाद क्या आएगा? धनाढ्य और समय की, यानी कि या। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो खूंटी का क्या होता है? खूंटियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खूंटियां। ठीक है, खूंटी का बहुवचन क्या होता है? खूंटियां हो जाता है। बहुवचन आपको पता है कि जब बहुत सारी वस्तुएं होती हैं उनको हम बहुवचन के रूप में लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? ठीक है, दोहा का विपरीत छंद है। कौन होता है? रोला, छप्पाई, चौपाई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो दोहा का ठीक उल्टा कौन सा होता है? सोरठा होता है। क्या होता है? सोरठा। ठीक है, क्या होता है? सोरठा होता है। लेकिन यहाँ पे सोरठा नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोहे में क्या होती हैं? तो दोहे की अगर बात करें तो दोहे में सम चरणों में 11-11 मात्राएं और विषम में 13-13। ठीक है, लेकिन यही चीज सोरठा के लिए उल्टी हो जाती है। ठीक है, तो सोरठा दोहा का उल्टा है, लेकिन यहाँ पे सोरठा ऑप्शन नहीं है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रूतनी भृंग, रूनित भृंग घटावली, छरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो, कुंजर कुंज समीर। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है? प्रयुक्त अलंकार बताइए, कौन सा अलंकार है? ठीक है, कौन सा अलंकार है? तो इसमें देखिए, तो मंद मंद, यानी कि मंद शब्द कितने बार प्रयुक्त हो रहे हैं? 2 बार, यानी कि कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। ठीक है, जहां एक शब्द एक या एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है, उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न होता है, तो क्या कहलाता है? यमक अलंकार कहलाता है। क्या कहलाता है? यमक अलंकार कहलाता है। अगला है 29 नंबर। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ठीक है, तो दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था जो होती है सदाव्रत कहलाती है। क्या कहलाती है? सदाव्रत कहलाती है। ठीक है, और भंडारा किसे कहते हैं? तो एक साथ बहुत सारे व्यक्तियों को भोजन कराना, एक साथ बहुत लोगों को भोजन की व्यवस्था करने क्या कहलाता है?
भंडारा कहलाता है। ठीक है, भोजन कराना क्या कहलाता है? भंडारा कहलाता है। ठीक है, अगर धर्मार्थ की बात करें तो धर्म के प्रति किया गया कार्य क्या कहलाता है? धर्मार्थ। ठीक है, धर्म के प्रति कार्य, धर्म के प्रति किया गया कार्य क्या कहलाता है? धर्मार्थ कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। तो कीचड़ उछालना मुहावरा का सही अर्थ है। ठीक है, कीचड़ उछालना यानी कि बदनाम करना, क्या होता है? बदनाम करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर। उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? उससे अच्छे तो आप हैं। ठीक है, इसमें कौन सा कारक है? चलिए देखते हैं। तो अधिकरण, अपादान, कारण और संबोधन। ठीक है, तो कौन सा है? अपादान है। कौन सा है? अपादान। ठीक है, उससे अच्छे तो आप हैं, यानी कि अगर जो अपेक्षार्थ है वो पंचमी तुलना में है तो जिसे श्रेष्ठ बताया जाए वो पंचमी विभक्ति में होती है। कहाँ होती है? पंचमी विभक्ति में। तो वहां पे कौन सा कारक होता है? तो अपादान कारक होता है। कौन सा होता है? अपादान कारक होता है। ठीक है, पंचमी विभक्ति में अगर वो आ रहा है तो अपादान कारक कहलाता है। ठीक है, चलिए एक चीज और याद रखिएगा, अगर बहुत से व्यक्तियों में किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए वहां पे सप्तमी विभक्ति होती है। कौन सी होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, जैसे कि कविषु कालिदास श्रेष्ठ, यानी कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो वो किस में आएगा? सप्तमी विभक्ति में आएगा। कहाँ पे आएगा? सप्तमी विभक्ति में आएगा। चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? सरोज, पंकज, जलद, जलजात। ठीक है, तो इसमें देखें तो जो जलद शब्द है, ठीक है, जलद शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं होता। ये किसका पर्यायवाची होता है? तो ये होता है बादल का होता है। किसका होता है? बादल का। ठीक है, बादल का पर्यायवाची होता है जलद। बाकी सारे किसके हैं? कमल के हैं। किसके हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम है, तो प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। क्या होता है? प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष। ठीक है, विपक्ष का होता है पक्ष, अदृश्य का होता है दृश्य। क्या होता है? अदृश्य का होता है दृश्य। ठीक है, चलिए सक्षम समक्ष का होता है असक्षम, असमक्ष। ठीक है, असमक्ष। चलिए आगे देखते हैं। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, उभयलिंग है। चलिए तो दही क्या होता है? पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग होता है। ठीक है, अगर बात की जाए कितने लिंग होते हैं तो हिंदी में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग। लेकिन संस्कृत में एक और आ जाता है नपुंसक लिंग। क्या आ जाता है? नपुंसक। ठीक है, नपुंसक लिंग। आगे देखते हैं। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। किसका? प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। तो प्रति धन एक। ठीक है, प्रति धन एक मिलकर के बाद क्या बनता है? प्रत्येक। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे जो स्वर है चेंज हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ता आधा ता हो जा रहा है। ठीक है, और ये किसकी? ए की मात्रा।
तो इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि है, तो यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है, यण संधि है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे निम्नलिखित में से यथा विधि का सही समास कौन सा है, तो कौन सा है, यहाँ पे देखें तो यथा विधि यानी कि जो प्रथम पद है वो क्या है, अव्यय है। ठीक है, क्या है, अव्यय यानी कि उपसर्ग है। दूसरा शब्द क्या है, संज्ञा है। दूसरा शब्द क्या भैया, संज्ञा है। ठीक है, अगर इस प्रकार की होती है यानी कि अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता रहती है तो उसे क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास बोलते हैं। कौन सा समास बोलते हैं, अव्ययी भाव समास बोलते हैं। यानी अगर हम इसका अर्थ निकालें यथा विधि का, यानी कि विधि के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार, विधि के अनुसार। ठीक है, चलिए इसी में और याद रखिएगा प्रतिदिन, प्रतिदिन भी क्या है, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। यथाशक्ति, ठीक है, ये सारे क्या हैं, तो ये सारे अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बाकी समासों के बारे में भी बात कर लेते हैं, जैसे कि तत्पुरुष। ठीक है, कौन सा समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जिस समास का उत्तर, ठीक है, उत्तर यानी कि अंतिम पद प्रधान होता है तो उसे क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास। क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास में कौन होता है, तो अंतिम पद क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे कि गगन चुंबी, क्या है, गगन चुंबी यानी कि गगन को चूमने वाला। ठीक है, गगन को चूमने वाला क्या कहलाता है, गगन चुंबी। रोगग्रस्त क्या होता है, रोगग्रस्त। ठीक है, रोगों से ग्रस्त। देशभक्ति, देशभक्ति यानी कि देश के लिए भक्ति। धनहीन यानी कि धन से हीन। गंगा जल, गंगा का जल। ग्रामवासी, गांव के वासी यानी कि ग्राम में वासी। ठीक है, ये सारे किसके उदाहरण होते हैं, तत्पुरुष के। यानी कि जो अंतिम अंतिम पद होता है वही क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे यहाँ पे चुंबी शब्द प्रधान है, यहाँ पे ग्रस्त शब्द है, और यहाँ पे भक्ति शब्द प्रधान है, और यहाँ पे हीन प्रधान है। यहाँ पे गंगा जल में जल प्रधान है, और ग्रामवासी में वासी प्रधान है। ठीक है, चलिए अब इसी में कर्मधाराएं है, तो कर्मधाराएं का भी याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, प्रथम पद। तो प्रथम पद होगा, प्रथम पद क्या होता है, विशेषण। क्या होता है, विशेषण। प्रथम पद होता है विशेषण, और दूसरा पद होता है संज्ञा। क्या होता है, संज्ञा। और कभी कभी ये विशेष्य होता है। क्या होता है, विशेष्य होता है। तो अगर इस प्रकार से आपको मिल रहा है तो वो कौन सा है, तो कर्म धाराएं है, यानी कि कर्म के अनुसार। जैसे कि नराधम, नराधम यानी कि अधम है नर जो, अधम है नर जो। महाऔषधि, महौषधि। ठीक है, महौषधि। ठीक है, महान है जो औषधि। तो इस प्रकार शब्द आएंगे तो कर्म धारा यानी कि उनका कर्म प्रधान होगा। कि कौन प्रधान होगा, कर्म प्रधान होगा। चलिए इसके अलावा एक आपका बचता है बहुव्रीहि। तो बहुव्रीहि के बारे में भी जान लेते हैं कि इसमें कोई शब्द प्रधान नहीं होता, यानी कि ये किसके लिए होता है, किसी तीसरे को बताता है। किसको बताता है, किसी तीसरे को बताता है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ
कंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। ठीक है, मतलब खुद नहीं है कुछ, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है। ये किसको इंगित कर रहा है? किसी तीसरे व्यक्ति को इंगित कर रहा है, बता रहा है। तो इस प्रकार से अगर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि समास। ठीक है, चक्रधर यानी चक्र को धारण करने वाले अर्थात विष्णु, अर्थात विष्णु की बात की जा रही है। इसके अलावा दशानन, 10 आनन, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण की बात की जा रही। यानी कि इसमें जो शब्द आएगा वो स्वयं प्रधान नहीं होगा, वो दोनों मिलकर के, दोनों शब्द मिलकर के किसी तीसरे व्यक्ति को प्रधान बनाएंगे, किसी बाहरी व्यक्ति को प्रधान बनाएंगे। उसे क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि। क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि। चलिए अगला देखिए 37 नंबर। 37 नंबर में क्या है? तो लौकिक शब्द में प्रत्यय है। ठीक है, लौकिक शब्द में प्रत्यय है। लोइक, अक, किक, इक, तो कौन सा है? इक है। क्या है? इक है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं आगे 38 नंबर। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। पूजनीय, 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 तो कौन सा होगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पूजनीय। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और 39 नंबर क्वेश्चन। अब ये कहाँ से स्टार्ट होगा? ये सामान्य जानकारी स्टार्ट होगी। कौन सी जानकारी? सामान्य जानकारी। चलिए स्टार्ट करते हैं 39 नंबर। सूर सरोवर, सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा बताते हैं आपको। सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में बताते हैं आपको। तो ये है क्या? तो ये स्थित कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? आगरा में। कहाँ स्थित है? आगरा। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है? तो आगरा स्थित है। और ये क्या है? मानव निर्मित जलाशय है। क्या है? मानव निर्मित जलाशय। ठीक है, क्या है? मानव निर्मित जलाशय है। ठीक है, और इसके बारे में जाना जाए तो इसे क्या बोला जाता है? तो इसका दूसरा नाम है कीठम झील। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम भी है। और अगर बात की जाए वर्तमान में भारत में कितने स्थल हैं, तो टोटल 75 स्थल हैं। कितने स्थल हैं? टोटल 75 स्थल हैं। ठीक है, और इसे किसमें शामिल किया जाता है? तो सबसे ज्यादा की अगर बात करें तो रामसर संख्या में कौन टॉप पर है? तो नंबर टॉप पर है तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितने रामसर स्थल हैं? 14 हैं। कितने हैं? 14। और फिर इसके बाद सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 10 हैं। कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, चलिए तो आप देख सकते हैं इसमें पहला क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। तो ये बात तो आपकी गलत है। ठीक, क्योंकि ये लखीमपुर खीरी में नहीं स्थित। कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो हाँ, ये बात सत्य है, यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी कि केवल 2। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है। निम्नलिखित में से कहां पर अवस्थित है? जनपद पीलीभीत, जनपद चंदौली, जनपद उन्नाव, जनपद महाराजगंज।
तो ये कहाँ पर स्थित है? चंदौली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? चंदौली पे, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। है क्या यह अभ्यारण्य कितना, अगर बात की जाए इसके क्षेत्रफल की, तो लगभग है 78 वर्ग किलोमीटर। कितने में है? तो 78 वर्ग किलोमीटर। और इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। कब की गई थी? 1957 में की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। 41 नंबर, उत्तर प्रदेश के भांबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो कौन सी मृदा होती है? तो ककरीली व पथरीली होती है। ठीक है, कैसी होती है? ककरीली व पथरीली जमीन मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 42 नंबर, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? ठीक है, तो अगर देखें जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड, कौन सा? बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, कौन सा क्षेत्र? बुंदेलखंड क्षेत्र। तो ये आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। ठीक है, और देखा जाए तो मध्य भारत का एक प्राचीनतम क्षेत्र है बुंदेलखंड। कैसा क्षेत्र है? प्राचीनतम क्षेत्र है। और इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो यूपी और एमपी में है। इसका विस्तार कहां पे है? यूपी और एमपी में है। और देखिए अगर हमारे ग्रंथों की बात करें तो उन ग्रंथों में इसे जेजाक भुक्ति, जेजाक भुक्ति, ठीक है, ये नाम से बोला जाता था। यानी कि जो इसका पुराना नाम है वो क्या है? जेजाक भुक्ति है। क्या है? जेजाक भुक्ति है, प्राचीन नाम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 43 नंबर, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? ठीक है, तो अगर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये किसका क्षेत्रफल है? यूपी का है। और यूपी सबसे ज्यादा अन्य राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला राज्य भी है। तो टोटल कितने राज्यों को छूता है? 9 राज्यों को छूता है। राज्यों का 9 राज्यों को छूता है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। कितना है? 7.33% है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा स्थान आता है यूपी का? तो चौथा स्थान। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 है। ठीक है, अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में क्या है? नंबर 1 पर विराजमान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा राज्य है। नंबर 1 पर कौन सा राज्य है? तो राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? तो राजस्थान के पास है। किसके पास? राजस्थान। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस 2023, ठीक है, ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किस देश में हुआ? ठीक है, तो इसका आयोजन हुआ था लंदन, यूके में। कहा हुआ था? लंदन में। कहा हुआ था? लंदन में हुआ था भैया। ठीक है, जो ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन था वो कहां पर किया गया था? तो लंदन में किया गया था। लंदन कहां पे है? यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। और ये जो सम्मेलन होता है वो किसके लिए होता है? तो निवेशकों के लिए, निवेश, ठीक है, निवेशकों के लिए किया जाता है। किसके लिए? निवेशकों के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21वीं सदी की आर्थिक साझेदारी हेतु अटलांटिक घोषणा किस देशों द्वारा की गई? ठीक है, किन देशों द्वारा की गई? 21वीं सदी की आर्थिक साझेदारी हेतु अटलांटिक घोषणा किन देशों द्वारा की गई थी? ठीक है, तो ये घोषणा जो हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो यूएसए और यूके के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? यूएसए और यूके के द्वारा। कब की गई थी? तो ये भी याद रखिएगा, 8 जून 2023 को। ठीक है, 8 जून 2023 को आर्थिक साझेदारी हेतु अटलांटिक घोषणा यूएसए और यूके के द्वारा की गई थी। ठीक है, और वर्तमान युग की जो चुनौतियां हैं किनसे निपटने के लिए, यानी कि जैसे कि रूस,
चीन, ठीक है, रूस, चीन, इनसे मध्य रक्षा और सुरक्षा की प्रौद्योगिकी और आर्थिक सहयोग सुदृढ़ करना, ठीक है, इस मिशन का मकसद था। चलिए आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है। जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का एक उप कार्यालय खोला गया, ठीक है। आरबीआई का जो उप कार्यालय है वो कहाँ खोला गया, तो खोला गया था कोहिमा में। कहाँ खो गया था, कोहिमा में खोला गया था। कब खोला गया था, तो जून 2023 में खोला गया था। कोहिमा कहाँ स्थित है, नागालैंड। कहाँ स्थित है, नागालैंड, ठीक है। तो नागालैंड कोहिमा में आरबीआई का उप कार्यालय खोला गया था, ठीक है। और इसका जो उद्घाटन था किसने किया था, तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, ठीक है, डिप्टी गवर्नर, नाम उनका माइकल देवव्रत, माइकल देवव्रत पात्रा, ठीक है, इनके द्वारा किया गया था। उद्घाटन समारोह किसने करवाया था, जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे, माइकल देवव्रत पात्रा, ठीक है, डिप्टी गवर्नर थे। कहाँ के, आरबीआई के। कहाँ खोला गया, कोहिमा में। कोहिमा कहाँ स्थित है, नागालैंड में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी, ठीक है। किसकी राजधानी तक्षशिला थी, तो गांधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी, ठीक है। गांधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी। अगर कौशल की बात करें तो कौशल की थी श्रीवस्ती। क्या थी, श्रीवस्ती, ठीक है, या अयोध्या, श्रीवस्ती या अयोध्या थी, ठीक है। अगर वज्र की बात करें तो वज्र की थी विदेह या मिथिला, विदेह एवं मिथिला। अगर कुरु की बात करें तो कुरु की थी इंद्रप्रस्थ। क्या थी, इंद्रप्रस्थ, ठीक है। याद रखिएगा आप कि गांधार कहाँ की थी, जो 16 महाजनपद थे उनमें गांधार, गांधार की क्या थी, तक्षशिला। कौशल की क्या थी, श्रीवस्ती अयोध्या। कुरु की क्या थी, इंद्रप्रस्थ। और वज्र की क्या थी, विदेह एवं मिथिला थी, ठीक है। 16 महाजनपदों से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 48 नंबर, गुजरात में झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी। तो कौन है, तो है सुदर्शन। कौन सी है, सुदर्शन, ठीक है। कहाँ बनाई गई है, तो गिरनार क्षेत्र, गिरनार क्षेत्र, गुजरात के गिरनार क्षेत्र में, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात के गिरनार क्षेत्र में है। और इसका जो संस्थापक था, ठीक है, कब बनाई गई थी, किसके उसमें, तो इसका जो संस्थापक है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, इसी के आदेश पर इस झील का निर्माण किया गया था, ठीक है। किसका निर्माण किया गया था, इस झील का निर्माण किया गया था, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि जो इसका पुनः निर्माण था वो किसने कराया था, तो याद रखिएगा अशोक के महामात्य, अशोक के महामात्य, ठीक है, अशोक के महामात्य तुसाप, तुसाप, ठीक है, के द्वारा इसका पुनः निर्माण करवाया गया था, ठीक है।
लेकिन शुरुआती किसने आदेश दिया था? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और इनके बाद जो स्कंदगुप्त था, कौन था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त फिर इसने क्या किया था? अपनी उदारता के साथ धन खर्च किया था, बड़ी बड़ी भारी मोटी रकम इस पर खर्च की थी और झील पर एक बांध का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? बांध का निर्माण करवाया था। ठीक है। और अगर देखें तो इसका जो उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख। किसमें मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख में इस का हमें साक्ष्य मिलता है। ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख में यह भी साक्ष्य है कि जो शक शासक रुद्रदामन इसने झील का क्या कराया था? पुनः निर्माण करवाया था। क्या निर्माण करवाया था? पुनः निर्माण करवाया था। ठीक है। तो इसमें कई चीजें हुई। इसका सर्वप्रथम निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त। किसने करवाया? चंद्रगुप्त। ठीक है। फिर इसके बाद पुनः निर्माण किसने करवाया? तो अशोक के महामात्य, अशोक के महामात्य ने करवाया। फिर इसके लिए सबसे भारी संख्या में पैसा किसने खर्च किया? तो स्कंदगुप्त। किसने खर्च किया? स्कंदगुप्त। फिर इसके बाद अगर जूनागढ़ अभिलेख के आधार पर देखें तो किसने करवाया था? तो रुद्रदामन। किसने करवाया था? रुद्रदामन ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। ठीक है। किसके आधार पर? जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख के आधार पर रुद्रदामन ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। चलिए आगे देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है। कौन थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1210 ईस्वी को हुई थी। क्या हुई थी? 1210 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। किससे गिरने से हुई थी? तो पोलो खेलने से हुई थी। ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। ठीक है। पहला सुल्तान था, ये भी याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान। ठीक है। एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। किसका था? गुलाम वंश। ठीक है। गुलाम वंश का क्या था? संस्थापक था। और यह पहले कहाँ पे रहता था? तो मोहम्मद गोरी के सैन्य अभियानों में सहायक हुआ करता था, लेकिन बाद में क्या बना? दिल्ली का सुल्तान बना। कब से कब तक था? तो 1206 से 1210 तक। ठीक है। कब से कब तक था? तो 1206 से 1210 तक। और ये कहाँ का रहने वाला था? तुर्कमेनिस्तान। कहाँ का रहने वाला था? तुर्किस्तान। सॉरी, कहाँ पे रहने वाला था? तुर्किस्तान का रहने वाला था। ठीक है। और इसके जो पिता थे वो क्या थे? माता पिता वो तुर्क थे। ठीक है। तुर्किस्तान का रहने वाला था। तो याद रखिएगा, कौन चौगान खेलते समय या पोलो खेलते समय गिर के मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? तो क्या थी? श्रीरंगपट्टनम थी। क्या थी? श्रीरंगपट्टनम थी। ठीक है। जहां अंग्रेजों के चतुर्थ आलंग मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान क्या हुए थे? शहीद हुए थे। ठीक है। कब? 1799 में। कब? 1799 में। ठीक है। चलिए, टीपू सुल्तान के अगर जन्म की बात करें कब हुआ था? तो 1750 को हुआ था। कब हुआ था? 1750 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बंगलुरु के निकट। बंगलुरु के निकट। ठीक है। बंगलुरु के निकट देवनहल्ली।
देवनहल्ली में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? ठीक है, 1919 में कौन सी घटना नहीं हुई थी? तो रॉलेट एक्ट पारित किया गया, तो ये तो 1919 में ही किया गया था रॉलेट एक्ट। ठीक है, कब पारित किया गया था? तो 19 मार्च 1919 में। ठीक है, तो ये बात तो सत्य है। फिर इसके बाद बंगाल का विभाजन, तो बंगाल का जो विभाजन है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया था। 1905-6। ठीक है, किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। ठीक है, तो ये बात आपकी गलत है। फिर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा, तो यह भी 1916। जो चेम्सफोर्ड थे वो 1916 से 1921 तक भारत के वायसराय थे। क्या थे? भारत के वायसराय थे। ठीक है, और 1919 में इसे घोषणा की थी। और जलियांवाले बाग की हत्याकांड की बात करें तो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ठीक है, तो इस पर देखें तो कौन सी घटना गलत है? तो 1919 में बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था। कब हुआ था? 1905 से 1906 के बीच। किसने करवाया था? तो लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। कौन करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। ठीक है, चलिए। आंदोलन में रेड शर्ट के अगुआ कौन थे? ठीक है, रेड शर्ट के अगुआ कौन थे? चलिए, कौन कौन से ऑप्शन है? मौलाना आजाद, ये नहीं थे। मोहम्मद अली, नहीं थे। खान अब्दुल गफ्फार खां, तो यही थे। इन्हें एक नाम और दिया जाता है, सीमांत गांधी। क्या बोला जाता है? इनका जो दूसरा नाम है वो है सीमांत गांधी। ठीक है, याद रखिएगा। सीमांत गांधी के नाम से कौन विख्यात है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। ठीक है, चलिए। और इनके द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन था? तो खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार। ठीक है, खुदाई खिदमतगार इनके द्वारा चलाया गया आंदोलन था। ठीक है, चलिए। ये हमेशा आंदोलन स्वयंसेवक का होता था। इसमें सब क्या पहनते थे? लाल कुर्ता। क्या धारण करते थे? तो लाल कुर्ता धारण करते थे। क्या धारण करते थे? लाल कुर्ता। इसलिए इसे क्या कहा जाता था? लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी असम में स्थित है? जावादी पहाड़ियां, कार्बी अलोंग पहाड़ियां, सेवराय पहाड़ियां, अरावली पहाड़ियां। ठीक है, तो असम के अगर बात करें कौन स्थित है? एक मिनट। हाँ, चलिए, ठीक है। क्या कहा है? 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां असम में स्थित हैं? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो है कार्बी अगलोंग पहाड़ियां। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो मध्य असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य असम में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो मध्य असम में स्थित है कार्बी अलोंग पहाड़ियां। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि इसमें जवादी पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां? जवादी। तो जवादी और शेवराय दोनों कहाँ स्थित हैं? तमिलनाडु में। कहाँ स्थित हैं? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। और जो अरावली है वो कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है?
राजस्थान में है। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सा दर्रा है जो प्रयोग किया जाता है? तो रिपुलेख। कौन प्रयोग किया जाता है? रिपुलेख दर्रा। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। अगर उत्तराखंड में बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र, कुमाऊं क्षेत्र, ठीक है, तिब्बत। कुमाऊं क्षेत्र किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ने वाला एक दर्रा है। ठीक है, और इस दर्रे का क्या है? दर्रा है। चलिए, रिपुलेख की अगर ऊंचाई की बात करें तो 17,500 फीट है। ठीक है, कितनी है? 17,500 फीट है। ठीक है, इस किसको जोड़ता है? तो यहाँ से लोग यात्रा करते हैं रिपुलेख दर्रा से। कहाँ की यात्रा करते हैं? तो कैलाश पर्वत की यात्रा करते हैं, मानसरोवर झील की यात्रा करते हैं। ठीक है, चलिए, किसके किसके बीच में है? अगर देशों की बात करें तो भारत और चीन। किसके बीच में है? भारत और चीन। और इसी मार्ग से क्या किया जाता है? व्यापार भी किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यापार किया जाता है इन दोनों देशों के बीच। चलिए आगे देखते हैं। 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में? नैनीताल को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? नैनीताल। ठीक है, क्यों? लेक मीन्स क्या होता है? झील होता है। क्या होता है? झील, यानी कि झीलों का जिला। ठीक है, तो झील, तो जो नैनीताल है, जगह जगह पर नैनीताल में क्या पाई जाती हैं? झीलें पाई जाती हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? झीलों का जिला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नैनीताल स्थित कहाँ है? अगर प्रदेश की बात करें तो उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। और यहीं पे उच्च न्यायालय भी स्थित है उत्तराखंड का। चलिए आगे देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, भारत में कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में आर्किड होते हैं? ठीक है, तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम। ठीक है, तो कौन सा सही है? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा सही है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, भारत में अगर आर्किड की प्रजाति की बात की जाए तो 2019 में एक गणना हुई थी, तो उसके आधार पर है कि 1256, टोटल कितनी है? 1256 प्रजातियां हैं। ठीक है, कितनी प्रजातियां स्थित हैं? तो 1256 प्रजातियां स्थित हैं। और इनमें सबसे अधिक किसके पास है? अरुणाचल के पास है। अरुणाचल के पास कितनी है? 612। ठीक है, कितनी है? 612 है। ठीक है, फिर इसके बाद सिक्किम के पास है। सिक्किम के पास है 560। कितनी प्रजातियां स्थित है सिक्किम में? 560। ठीक है, और इसके बाद पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग हिमालय में 479। ठीक है, कितनी है? 479। ठीक है, कहाँ पे? दार्जिलिंग पहाड़ियों में। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है? तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 31C, सॉरी 57 नंबर आ गया। वह कौन सा अधिनियम था जिसे भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश टाउन में स्थानांतरित की थी? ठीक है, तो कौन सी थी? तो भारत अधिनियम 1858। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858 था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद ये चीज की गई थी। ठीक है, जिसमें जो सत्ता थी वो हस्तांतरित की गई थी। क्या की गई थी? हस्तांतरित की गई थी। ठीक है, किसको दी गई थी? तो ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित की गई थी। किसको दी गई थी? ब्रिटिश राजशाही को। तो गवर्नर जनरल का पद जो था, पहले क्या होते थे? गवर्नर जनरल।
गवर्नर जनरल, ठीक है। तो इसको बदल करके इसका नाम क्या कर दिया गया, वायसराय। क्या रख दिया गया, वायसराय। और भारत का जो प्रथम वायसराय था वो कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। याद रखिएगा, जो भारत का पहला वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। और इसे लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क, कहाँ, इलाहाबाद के मिंटो पार्क, ठीक है, वहां पर इसने क्या किया था, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था। कब पढ़ा था, तो 1858, ठीक है। कब, 1 नवंबर 1858 को इसने क्या किया था, जो महारानी विक्टोरिया थी उनका घोषणा पत्र पढ़ा था, ठीक है। जब सत्ता का हस्तांतरण हो गया था किस पर, ब्रिटिश राजशाही को दे दिया गया था, यानी कि जो गवर्नर थे, यानी कि क्षेत्रों की जो राज शक्तियां थी सभी नष्ट हो गई थी। जो एक ही शक्ति थी वो कौन थी, महारानी विक्टोरिया। चलिए आगे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित संविधान का अनुच्छेद 21 नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावित करने के कानूनों का संरक्षण किससे संबंधित है, ठीक है। तो किससे संबंधित है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। किससे संबंधित है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है, ठीक है, द्विसदनीय है। तो कौन है, कर्नाटक। कौन है, कर्नाटक। लेकिन वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान है, ठीक है। वर्तमान में केवल 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद विद्यमान है। कौन कौन से हैं, तो यूपी, कर्नाटक, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, ठीक है, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्यों में विधान परिषदें में विद्यमान है केवल, बाकी कहीं पे नहीं है। यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इनमें क्या है, विधान परिषदें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कौन सा ऑप्शन केवल दिखाई दे रहा, पंजाब, तमिलनाडु, सिक्किम नहीं है, तो कौन सा बचा, कर्नाटक। इसलिए कर्नाटक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कर्नाटक के अलावा बाकी अगर 5 होती तो वो भी क्या है, सही है आपकी। 60वां नंबर, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, उद्योग मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, वाणिज्य मंत्री। तो कौन है, प्रधानमंत्री है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है। और जो नीति आयोग की स्थापना है वो मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। कब की गई थी, तो 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। कब की गई थी, 1 जनवरी 2015 को की गई थी। चलिए आगे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा द्वारा मान्यता दी गई है, ठीक है। तो 8(1) के अंतर्गत मान्यता दी गई थी, ठीक है, 8(1) के अंतर्गत। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है, उपराष्ट्रपति, भारत का अटर्नी जनरल। तो यही सही होगा, भारत का अटर्नी जनरल क्या होता है, वो कार्यवाही में भाग लेने के अधिकार रखता है, ठीक है। चलिए इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, महान्यायवादी, महान्यायवादी बोलते हैं, ठीक है। अटर्नी जनरल को क्या बोलते हैं, महान्यायवादी हिंदी में बोलते हैं, ठीक है।
इस पद की व्यवस्था कब किसके अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, चलिए, और इसका जो कार्यकाल होता है ये संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी अधिकारी के छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है कहलाती है de novo प्रदेश रिट आपराधिक कर राजगमित्व। तो राजगमित्व कहलाती है। क्या कहलाती है? राजगमित्व कहलाती है। ठीक है, अगर राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी के छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है उसे राजगमित्व कहते हैं। क्या कहते हैं? राजगमित्व। चलिए, भारत के कर्मचारियों हेतु तो महंगाई भत्ता तय करने का आधार है। ठीक है, महंगाई भत्ता जो तय करता है वो कौन करता है? राष्ट्रीय आय नहीं, ये तो वजीफा वगैरह बांटता है। उपभोक्ता मूल्य सूचांक, हाँ, तो कौन सा तय करता है? उपभोक्ता मूल्य सूचांक यानी कि CPI। ठीक है, कौन तय करता है? CPI करता है। ठीक है, इसी के सूचांक के आधार पर ही महंगाई भत्ता घटाया और बढ़ाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं 65 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मछली पालन, सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, खनन। तो कौन आता है? तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी आता है। कौन आता है? सूचना और प्रौद्योगिकी आता है। चलिए, ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? कृषि का वित्त पोषण करने वाले बैंक, गलत। सिंचाई परियोजना, गलत। किसानों का वित्त पोषण करने वाले बैंक, गलत। पर्यावरणीय संरक्षण परियोजना यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों की अपेक्षा की जाती है। तो इस पर कौन होगा? तो सुलभ मुद्रा किसे कहते हैं? किसी विशिष्ट देश की मुद्रा, ठीक है, जो कि मूल्य में कमी के लिए उत्तरदायी होती है और अन्य मुद्रा के लिए इसका विनिमय करना मुश्किल होता है, उसे क्या बोलते हैं? सुलभ मुद्रा। क्या बोलते हैं? सुलभ मुद्रा। ठीक है, और दुर्लभ मुद्रा क्या होती है? जो दुर्लभ मुद्रा वह है जो दुनिया भर में व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? दुर्लभ मुद्रा। क्या बोलते हैं? दुर्लभ मुद्रा। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कमी। ठीक है, कमी की अपेक्षा की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। यदि भारतीय रिजर्व बैंक नकद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा? ऋण का सृजन बढ़ेगा। हाँ, ऋण का सृजन बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अगर भारतीय रिजर्व बैंक CRR, ठीक है, कम करेगी तो ऋण का सृजन क्या होगा? बढ़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हिमायत बेरोजगारी युवाओं के लिए एक प्रशिक्षण व नियोजक कार्यक्रम है? तो कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। कब लागू की गई थी? तो 2011 से ये योजना स्टार्ट है। कब से स्टार्ट है? 2011 से। ठीक है, कब से स्टार्ट है? 2011 से। आगे 70 नंबर क्वेश्चन। पंचवर्षीय योजना वर्षों में जारी की गई थी। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष में जारी की गई थी तो कब की गई थी? तो 1951। कब की गई थी? 1951। 51 से कब तक? 56 तक। 51 से 56 तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला, नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। ठीक है, तो ये कौन थी? तो मदर टेरेसा थी। कौन थी? मदर टेरेसा थी। ठीक है, मदर टेरेसा को पहली भारत की महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए कब हुआ था? तो इन्हें 1979 में शांति पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था? 1979 में। और 1980 में इन्हें भारत रत्न मिला था। क्या मिला था? भारत रत्न। ठीक है, मदर टेरेसा को मिला था? भारत रत्न मिला था। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता था? संत कहा जाता था। किसकी उपाधि दी गई थी? संत की उपाधि दी गई थी। ठीक है, कोलकाता की संत की उपाधि भी प्रदान की गई थी, तो ये भी याद रखिएगा। और ये कहाँ की रहने वाली थी? तो अगर इसकी बात करें तो इनका जन्म हुआ था उस्मान साम्राज्य। ठीक है, उस्मान साम्राज्य में। और इन्होंने स्वेच्छा से भारत की नागरिकता ली थी। ठीक है, कब ली थी? तो 1948 में ली थी। कब ली थी? 1948 में अपनी स्वेच्छा से इन्होंने भारत की नागरिकता ली थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस खिलाड़ी के पास सबसे तेज टेस्ट शतक बनाने का रिकॉर्ड है? तो कौन थे? ब्रेंडन मैकुलम। कौन थे? ब्रेंडन मैकुलम। कितने गेंदों में बनाया था? तो 54 गेंदों में शतक बनाया था। किसके खिलाफ? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था। किसके खिलाफ? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था। ठीक है, सबसे तेज टेस्ट शतक। फिर आगे, फ्लाइट ऑफ द पिजन बुक के लेखक कौन है? तो फ्लाइट ऑफ द पिजन के लेखक कौन है? तो रस्किन ब्रांड है। कौन है? रस्किन ब्रांड है। ठीक है, चलिए आगे, म्यांमार की मुद्रा का क्या है? ठीक है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात। क्या है? क्यात। म्यांमार क्यात। ठीक है, याद रखिएगा क्या है? म्यांमार क्यात। चलिए और कुछ देशों के याद भी रखिएगा आप, जैसे कि वियतनाम। वियतनाम का है डोंग। क्या चलता है? डोंग। ठीक है, चीन का है युआन। चीन का है युआन। इराक का है दिनार। क्या है? दिनार। जापान का है येन। ठीक है, ये कुछ देशों की मुद्राएं हैं, तो याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 18वीं सदी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाला कुछ पहले उपकरण में से एक पावर बैटरी का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो किसने किया था? तो वोल्टा ने किया था। किसने किया था? वोल्टा ने। ठीक है, पावर बैटरी का आविष्कार एलेसेंड्रो वोल्टा ने किया था। ठीक है, चलिए आपके यहाँ तक हो गया। अब इसका जो अगला पार्ट होगा वो किससे संबंधित होगा? संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता से संबंधित होगा। ठीक है, चलिए आज तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सेशन के साथ जुड़े रहे तो आप को निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ आपको जानकारी हुई होगी, तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए। आप सभी को धन्यवाद। ठीक है, और एक काम जरूर कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।